गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आज हम लोग आप लोगों के साथ टाटा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग एक्टिनॉइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। कोई ज्यादा डिटेल में या कोई ज्यादा डीप में पढ़ने की इस चीज को जरूरत नहीं है, और यह टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में इसको खत्म करेंगे और कल से देखते हैं क्या शुरू करना है। वैसे तो पोल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे बोल रहे हैं, पर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करो, तो देखते हैं उस बारे में। लेकिन गाइस, मैं एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों से कुछ प्रोमिसेस किए थे कि जब हमारा ग्रेविटी सर्कल 3 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, तब हम लोग बहुत सारी चीजें, जैसे जो नोट्स अभी हम लोग सेल कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। एंड जो मृत्युंजय पंड्या चैनल पे डीपीपीस वगैरह दूंगा वो करेंगे। बट गाइज डोंट नो व्हाई स्टिल आवर चैनल इज स्ट्रगलिंग। सो गाइज आई नीड द सपोर्ट, थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। नॉट ओनली दिस चैनल बट ओनली ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वी आर ओनली वांटिंग यू गाइस टू सब्सक्राइब। थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट करो, बाकी तो हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो, अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी को भी जाओ सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक्टिनॉइड्स शुरू करते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सो गाइज, एक्टिनॉइड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो एक्टिनॉइड्स आर द 5F सीरीज एलिमेंट्स। 5F सीरीज एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। इट स्टार्ट्स with thorium and ends at lawrencium। थोरियम से शुरू होता है और लॉरेंसियम पर खत्म होता है। एक्टिनॉइड को भी या एक्टिनियम को भी इसी के साथ स्टडी किया जाता है। ऑल्सो स्टडीड विथ 5F series elements due to similar properties। जो आपका एक्टिनियम होता है, आपके एक्टिनियम की और आपके ये बाकी की जो 5F ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं, यानी आपके 5F सीरीज के एलिमेंट हैं, दैट इज योर थोरियम से लॉरेंसियम, इन सभी लोगों का प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से हम लोग इस 6D एलिमेंट को यूजुअली 5F सीरीज के साथ पढ़ते थे। हम लोगों ने उसके साथ किया था ना, लेंथेनियम के साथ, उसको लेंथेनॉइड सीरीज के साथ पढ़ा था। ठीक इसी तरह एक्टिनियम को हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे। अच्छा, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, से लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। यह सीरीज 90 से 103 तक होती है। इस सीरीज के ऑल एलिमेंट्स, इस सीरीज में आने वाले ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। इस सीरीज में जो शुरू के एलिमेंट होते हैं, जैसे थोरियम से लेकर कुछ 5-6 जो एलिमेंट शुरू के होते हैं, अर्लियर एलिमेंट्स या अर्ली एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप या ऑफ दिस सीरीज हैव अ हाफ लाइफ ऑफ 1 day to 3 minutes, यानी 1 दिन से 3 मिनट तक की इनकी हाफ लाइफ होती है। समझ रहे हो? मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एलिमेंट बनाया, थोरियम, आज बनाया, कल अपने आप ही खत्म हो गया, आधा से ज्यादा खत्म हो गया। उसकी हाफ लाइफ 1 दिन की होती है और किसी किसी की तो 3 मिनट होती है। मतलब अगर तुमने 100 ग्राम बना भी लिया तो 3 मिनट बाद वो 50 ग्राम बचेगा।
फिर 3 मिनट बाद वो 25 ग्राम बचेगा, फिर 3 मिनट बाद वो 12.5 ग्राम बचेगा, फिर 3 मिनट बाद वो 6.25 ग्राम बचेगा। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो बेसिकली इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। इनफैक्ट जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं, सम लास्ट एलिमेंट्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड या कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन नैनोग्राम्स। समझ रहे हो, नैनोग्राम्स में इनको बनाया जा सकता है, बहुत कम क्वांटिटी में बनाया जा सकता है। अब आप खुद सोचो, जो नैनोग्राम में बन रहा है, इसकी क्या बेल आइकॉन प्रॉपर्टी स्टडी करोगे? बेल आइकॉन समझ रहे हो ना? तो तुम क्या करोगे, क्या स्टडी करोगे इनकी? भाई इनकी क्वांटिटी इतनी कम है। अब ये लॉरेंसियम अगर नैनोग्राम्स में बन रहा है तो यार हम इसकी क्या प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने लायक है ही नहीं। समझ रहे बात को? सो ये कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाली चीज नहीं है, बस कुछ कुछ बातें याद रखो कि भाई 5F सीरीज होती है, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, इससे लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 तक होता है, यहां तक ये सीरीज चलती है। हमारी जो 6D सीरीज होती है जिसका पहला मेंबर एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनियम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो थोरियम से लॉरेंसियम होता है। ठीक है, एक्टिनियम की प्रॉपर्टी इन 14 एलिमेंट से मैच करती होती है, इसलिए हम एक्टिनियम को भी 5F सीरीज के एलिमेंट के साथ ही पढ़ लेते हैं। फिर क्या याद रखोगे भाई, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, इनकी हाफ लाइफ 3 मिनट से 1 दिन की होती है। और जो आखिरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के बाद, यानी छठे सातवें के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो कुछ नैनोग्राम में बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सा फंडा है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अनइवन होता है। देयर इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेंड। जैसे हम लोगों ने 3D सीरीज में क्या पढ़ा था, स्कैंडियम के D में 1, टाइटेनियम के D के अंदर 2, वेनेडियम के अंदर 3, फिर क्रोमियम के अंदर होते 4 है, पर वो स्टेबिलिटी के लिए 5 कर लेता है। फिर मैग्नीज में 5, आयरन में 6, 7, 8, 10, लेकिन यहां पर सब उटपटांग होता है। लेकिन अगर हम लोग जनरल बात करें तो जनरल क्या होगा, 7s 0 से 2, मतलब 7th शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी। 6D 0 से 1, यानी D ऑर्बिटल के अंदर 1 या 0, और फिर आता है आपका 5F 1 से 14। अब आप देखो टेक्निकली 7th शेल के अंदर 7s के बाद 7P, 7D और 7F खाली है, तो ये देखा जाए तो एक तरीके से इनकम्प्लीट है। 6D मैंने माना 6D के अंदर 6s और 6p भरा हुआ है, लेकिन 6D इनकम्प्लीट है और 6F भी इनकम्प्लीट है, तो देखा जाए तो आपका छठा शेल भी इनकम्प्लीट है। और आपका 5F में अगर हम लोग बात करें थोरियम की, चलो थोरियम का बात बताऊंगा। जैसे मान लो थोरियम के बाद वाले एलिमेंट के F के अंदर 2 होंगे, फिर किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4, किसी के अंदर 7, किसी के अंदर 8, तो देखा जाए तो लॉरेंसियम के F में 14 होंगे, लेकिन लॉरेंसियम को छोड़ के बाकी सबका ये F ऑर्बिटल भी पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होगा। तो देखा जाए तो इसका 5th शेल भी कैसा है, इनकम्प्लीट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी F ऑर्बिटल यानी F ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी, भले ही वो 4F हो या 5F हो, इनमें 3 ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होते हैं। एक आपका अल्टीमेट शेल यानी वैलेंस शेल, एक आपका पेनल्टीमेट शेल यानी वैलेंस के अंदर वाला, और एक आपका F एंटे पेनल्टीमेट शेल। एंटे पेनल्टीमेट शेल जो कि अंदर के अंदर वाला होता है, यानी कि थर्ड मोस्ट इनसाइड, यानी वैलेंस के अंदर पेनल्टीमेट और उसके अंदर एंटे पेनल्टीमेट होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, एक बहुत खतरनाक एक्सेप्शन होता है थोरियम। भाई थोरियम हमारा एवेंजर वाला थॉर, वो भी पगला था, ये भी पगला है। क्यों पगला है? क्योंकि ये आता है F ऑर्बिटल में,
एक्टिनियम के बाद आता ही है f ऑर्बिटल में, लेकिन इस भाई साहब का 6d2 और 7s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके अंदर 5f ऑर्बिटल खाली होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ससुरा है f ऑर्बिटल के अंदर, आई मीन f सीरीज का एलिमेंट है, इट इज एन f ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसका f ऑर्बिटल ही खाली है। समझ रहे हो? इट इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ ऑल टाइम। लेकिन यहां पर रीजन ये है इसको f ऑर्बिटल में रखने का, f सीरीज में रखने का रीजन ये है कि थोरियम जब अपने +3 कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, तब d में बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो d और f ऑर्बिटल इतने पास पास होते हैं, ये d और f ऑर्बिटल इतने पास पास होते हैं, दे आर सो मच क्लोज विद ईच अदर कि एक इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल में बचा है वो स्लिप करके f में आ जाता है। तो इसका 6d0 7s0, लेकिन 5f में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो थोरियम जब अपने +3 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तब यह शो करता है कि हां हम भी f सीरीज के एलिमेंट हैं, मैं भी देशवासी हूं, 5f सीरीज को बिलोंग करता हूं। मेरे बात समझ में आई क्या? आई कि नहीं? मेरा देशवासियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये बात समझ में आई क्या? आई कि नहीं? क्लियर? ओ मेरे बच्चों, एक कप चाय पी ले लाडले, पर जरा जरा देख ले, क्या ये बात समझ में आ रही है? थोरियम जब अपने नॉर्मल फॉर्म में होगा f ऑर्बिटल खाली होगा, लेकिन जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा तब f ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस वजह से आपको ये ऐसा दिखेगा। सो राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस पॉइंट नोट करो। अरे मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्लो, ओए होए होए, चलो हो गया। ओए होए ओए होए होए ओए होए ओए होए, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, चलती है गब्बर, तो मुझे नहीं घुमा सकता। चलो क्या करूं क्या करूं, रो भी तो नहीं सकता, चैप्टर इंपॉर्टेंट जो है, वरना कब का इसको छोड़ दिया होता। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इसके एटॉमिक एंड आयोनिक साइज की। लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयोनिक साइज की जगह वी कैन से रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो प्यारे बच्चों, व्हाट वाज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनियम सीरीज के अंदर या लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। सिमिलरली इन एक्टिनॉइड सीरीज ऑल्सो, in actinoid series there is a gradual decrease in atomic radius and ionic radius। अच्छा, यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे आयोनिक रेडियस में वी विल ओनली टॉक अबाउट +3। क्यों? क्योंकि +3 ही एक ऐसा स्टेज है, +3 ही एक ऐसा स्टेज है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो हम लोगों ने ये बात पढ़ रखा है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर भी कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो प्यारे बच्चों, तो देयर इज एन इररेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली एक्टेनॉइड्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इररेगुलर सॉर्ट ऑफ होता है। इट इज नॉट अ रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे थोरियम के अंदर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर किसी के अंदर f ऑर्बिटल में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, फिर किसी में 7 हो गए, फिर किसी में 9 हो गए, मतलब एक इररेगुलर है। लेकिन अगर हम इन एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें, अगर हम इनको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें मेरे प्यारे बच्चों, तब आप लोगों को एक रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। कैसे? आपके थोरियम के 5f के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
फिर उसके बाद जो आएगा उसके 5f के अंदर 2 मिलेगा, फिर उसके बाद जो आएगा उसके अंदर 3, उसके बाद वाले के f में 4, ऐसे करते करते आपका जो लास्ट लॉरेंसियम है उसके अंदर 14। तो एक रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस स्टेट को सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है, भले ही वो लेंथेनियम हो, भले ही वो आपके एक्टेनियम सीरीज के एलिमेंट हो, यानी आपके भले लेंथेनॉइड्स हो या एक्टेनॉइड्स हो। तो ये चीज आपके एक्टेनॉइड्स के साथ भी जाती है कि यूजुअली एक्टेनॉइड्स का इररेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन जब वो अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं तो देयर इज अ रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये अपने +3 फॉर्म में होंगे तब आपको इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर दिखाई देगा। इसलिए जब आप आयोनिक रेडियस भी डिस्कस करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ +3 स्टेट का डिस्कस करेंगे। सो इन एक्टेनॉइड सीरीज देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे हम लोग जानते हैं थोरियम का 90 है और लॉरेंसियम का 103 है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ग्रेजुअली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता हुआ दिखेगा एंड इट इज कॉल्ड एज एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप इसको क्या नाम देंगे? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी जैसे जैसे आप इस एक्टेनॉइड सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो एक बात और समझते हैं। यहां पर है आपकी 6D सीरीज। 6D सीरीज में आपको सबसे मिलेगा एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 89। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2 6d1 5f0। इसके बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 6d2 और 5f0। और लास्ट में यहां पर आएगा आपका लॉरेंसियम, एटॉमिक नंबर 103। और इसके बाद फिर एक्टिनियम के बाद में जो एलिमेंट आता होगा वो आएगा, दैट इज RF, रदरफोर्डियम। हमने याद किया था ना? अच्छा, रफ्तार गिरा सी में, डूबा सी में। तो एक्टिनियम और एक्टिनियम के बाद कौन आएगा? रदरफोर्डियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2 6d2, सॉर्ट ऑफ होगा। तो ये और ये 6D सीरीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो आपके बीच के ये आपके कौन से हो गए? 5F सीरीज के एलिमेंट हो गए, एक्टिनॉइड्स हो गए। अब प्यारे बच्चों, हमने देखा कि थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक लगातार एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ 5F ऑर्बिटल, 5F ऑर्बिटल की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं। हम लोग सब जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या मैं ये रब कर दूं? प्लीज एक बार जरा इसको ध्यान से देख लो सो दैट मैं इसको रब कर सकूं। 1 2 3 कर दूं रब? चलो, आप इसे रब करवाना चाहते हैं? मैं तो इसको लिखना चाहता था, आपने इसको रब कर दिया। अबे वीडियो पॉज करके लिख लो। हाँ, सो हम लोग जानते हैं कि जो तुम्हारा f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका कैसा शील्डिंग इफेक्ट होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बेटा शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। अंदर के इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन कॉज करना। सीधी भाषा में बोला जाए तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन क्रिएट करना इज कॉल्ड ए शील्डिंग इफेक्ट। अब आप देखो यहां पर f ऑर्बिटल, कौन से f ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं? 5f की। तो यहां पर आपके पास में 5f होगा, 5f के बाद 6d आता है और 6d के बाद आपका 7s आता है। तो देखा जाए ये आपका वैलेंस शेल है, ये आपका वैलेंस शेल है। अब प्यारे बच्चों, आपके जो f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका वैलेंस शेल के ऊपर
जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? पुअर। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से धकेल नहीं पाएंगे। जब ये इसको ताकत से धकेल देते, अगर 5f और 6d के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इस 7s के इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से धकेल देते तो ये दूर निकल जाता तो एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है आप देखो, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक हम लोग जानते हैं कि ये 6d 0 से 2 के बीच में रहने वाला है, 0 से 2 के बीच में रहने वाला है। मतलब d ऑर्बिटल तो टेक्निकली खाली है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये तो कोई ताकत लगा नहीं पाएगा। इसको तो आप भूल ही जाओ स्क्रीनिंग इफेक्ट में, भाई एक दो इलेक्ट्रॉन क्या उखाड़ लेंगे। हाँ, 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ के भी क्या उखाड़ लेंगे? शील्डिंग इफेक्ट तो पुअर ही है ना। तो भले ही 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, ये 14 मिलकर भी इस 7s पर शील्डिंग इफेक्ट यानी इसको धकेल नहीं सकते, धकेलेंगे नहीं, इसको दूर नहीं करेंगे न्यूक्लियस से, 7s को न्यूक्लियस से दूर नहीं करेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा नहीं, एटॉमिक साइज बढ़ेगा नहीं। तो एक लोचा तो ये हो गया। दूसरा लोचा क्या हो गया? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो पहले आप 7s में इलेक्ट्रॉन रखते हो, मतलब पहले आप न्यूक्लियस से बहुत दूर निकल जाते हो, 7वें शेल में इलेक्ट्रॉन रखते हो, फिर बुडुडुडुडुट होकर अंदर आते हो 6d में, फिर बुडुडुडुडुट होकर और अंदर आ जाते हो 5f में। मतलब आप वैलेंस शेल को छोड़कर उसके अंदर और उसको भी छोड़कर और अंदर आ जाते हो, मतलब यू आर मूविंग क्लोजर टू न्यूक्लियस, वी आर मूविंग क्लोजर टू the nucleus, and we know that 5f orbital is buried यानी गड़ा हुआ ही है towards nucleus, न्यूक्लियस की तरफ गड़ा हुआ ही है। अब आप जैसे जैसे थोरियम से लॉरेंसियम की तरफ बढ़ रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में बढ़ रहा है, और ये f ऑर्बिटल किसकी तरफ क्लोज है? न्यूक्लियस की तरफ है। तो एक तो ये 7s को धकेल नहीं पा रहा है, यानी एटम के साइज को बड़ा नहीं कर पा रहा है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वो इन 5f के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। तो 5f के इलेक्ट्रॉन्स और अंदर जा रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, ये अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर जाएगा, ये अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर जाएगा। तो जैसे जैसे 5f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस उनको अपनी ओर खींचता जा रहा है और अल्टीमेटली एटॉमिक साइज गिरता जा रहा है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? समझ में आई कि नहीं बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये दो कारणों की वजह से थोरियम से लॉरेंसियम तक लगातार एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? f ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाता है, और आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से वो पावरफुल हो रहा है, और f ऑर्बिटल अंदर की तरफ गड़ा हुआ है। भाई देखो ना, 7s, उसके अंदर 6d और उसके अंदर 5d, तो ये न्यूक्लियस के तो करीब है ना, तो ये न्यूक्लियस इसको खींच लेगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, किस पर? f ऑर्बिटल पर, तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये दो कारणों की वजह से साइज कम हो जाता है। अब एक्टेनॉइड और रदरफोर्डियम में देखो, इसका 7s2 होगा, 5f14 होगा और 6d2 होगा। अब आप ये देखो, इसका 5f पूरी तरीके से भरा हुआ है, 5f भरा हुआ है, मतलब रदरफोर्डियम का साइज भी छोटा होगा, और इतना छोटा होगा कि इसके ऊपर जो आता है, यहां पर कौन आ गया? हैफनियम आ गया लेट से। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जब आप हैफनियम को देखोगे तो हैफनियम किसको बिलोंग कर रहा है? हैफनियम बिलोंग कर रहा है 5d सीरीज को। 5d सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट लेंथेनम, लेंथेनम के बाद आपको यहां से यहां तक 14 एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि आपके 4f सीरीज के होंगे, और उसके बाद आ जाएगा आपका हैफनियम। आपका हैफनियम और रदरफोर्डियम देखा जाए तो अलग अलग सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे टेक्निकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो साइज बढ़ता है,
तो हैफनियम के मुकाबले रदरफोर्डियम का साइज तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। मतलब रदरफोर्डियम का साइज बढ़ना चाहिए था, हैफनियम से ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कारण 5f ऑर्बिटल का आ जाना, और 5f ऑर्बिटल में पूरे पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स का फिल हो जाना। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक्टेनॉइड सीरीज में थोरियम से लॉरेंसियम की ओर जाते जाते जैसे जैसे इस f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम होता जाता है। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन पहला कि जो f ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, उनके इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। किसके ऊपर? वैलेंस शेल के ऊपर। उस वजह से ये जो वैलेंस शेल होते हैं, इसका एटॉमिक साइज नहीं बढ़ पाता। दूसरा, क्योंकि 5f ऑर्बिटल बहुत अंदर की ओर गड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ होते हैं, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारे एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस की बात। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो कि आगे हम आगे बढ़ सके। और गेंदी पौ, जब पानी पताशे खाएगा कोई, जब चाइनीज और मोमोज ठूस ठूस के खाएगा कोई, और जब उसका होगा पेट खराब, तो एक ही गाना गाएगा इंसान, ओ गेंदी पौ, ओ गंदी, ओ गंदी 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 पौ। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बखुड़ो और बल्ले बल्ले पुर्र। चलो नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेंथेनॉइड जितनी आसान नहीं है। मतलब हमने देखा था कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो तो +3 शो करते हैं और कुछ कुछ +4, लेकिन +3 कॉमन होती है। तो यहां पर भी हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे दैट 7s 6d एंड 5f ऑर्बिटल्स, भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, they are very close to each other, and hence all of them can participate in bonding. Therefore multiple oxidation states is observed. मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि कारण क्या है, यूजुअली तो बॉन्डिंग में वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, जो करेगा। अच्छा, 7th शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस का इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पक्का पार्टिसिपेट करेगा। 7s से बिल्कुल चिपका हुआ होता है 6d, और 6d से बिल्कुल चिपका हुआ होता है 5f, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। तो जब कोई सामने से एक एटम इन एक्टेनॉइड मेटल्स के पास में आएगा और वह 7s से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्योंकि 7s 6d और 5f सब चिपके हुए होते हैं, वो इसके साथ साथ इसके और इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा रीजन, एज कंपेयर्ड टू 4f 5f is away from nucleus, यानी जो आप लोगों ने एक्टेनॉइड सीरीज में देखा तो 5f इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और लेंथेनॉइड में 4f भर रहे थे। अब आप खुद सोचो, 4f न्यूक्लियस के करीब होगा और 5f न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जब आप लेंथेनॉइड से इसको कंपेयर करेंगे, जब आप लेंथेनॉइड एलिमेंट से इसको कंपेयर करेंगे एक्टेनॉइड को, तो आपको दिखेगा कि लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे गए थे, दे वर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू आप जो इलेक्ट्रॉन 5f में भर रहे हो, तो न्यूक्लियस से ये थोड़े से दूर है। देयरफॉर एक्टेनॉइड्स हैव लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
देन एक्टिनॉइड्स, देन लेंथेनॉइड्स। जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं उनके मुकाबले आपके एक्टेनॉइड्स का आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाएगा। क्यों? 7s बहुत दूर, 6s दूर और 5f भी दूर। किसके मुकाबले? लेंथेनॉइड के मुकाबले। अब ये मत सवाल पूछना कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से करीब होता है तो न्यूक्लियस खींच लेता है। मैंने माना, लेकिन मैं यहां पर किससे कंपेयर कर रहा हूं? मैं लेंथेनॉइड से कंपेयर कर रहा हूं। इसके पहले वाली जो 4f ऑर्बिटल के 4f सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूं। तो उनके कंपैरिजन में 4f और 5f ये लेंथेनॉइड में भरते हैं, ये एक्टेनॉइड में भरते हैं। तो लेंथेनॉइड वाले न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है ना प्यारे बच्चों, एक्टेनॉइड्स का 5f तो दूर है। तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको लेंथेनॉइड्स में दिखती थी वो ज्यादा दिखती थी। कितनी दिखती थी? पहली 600 थी, दूसरी 1200 थी किलो जूल पर मोल। ये ज्यादा क्यों थी? क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज थे, लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज थे। लेकिन जब हम बात करेंगे 5f की, तो 5f न्यूक्लियस से दूर है, देयरफॉर न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन 4f पर होगा उससे कम होगा 5f पर, और 5f के इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सो कंपैरेटिवली आप 5f के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली निकाल सकते हो। तो ये दो कारणों की वजह से आपका एक्टेनॉइड सीरीज का एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्योंकि पहला रीजन क्या है? 7s, 6d और 5f सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरा 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है, मतलब उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा लेंथेनॉइड्स के, तो उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तीसरी बात, जो मोस्ट कॉमन है, जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, एंड सम ऑफ देम शोज +4। मतलब अगर आपसे कोई बोले फर्स्ट कॉमन कौन है तो आप बोलेंगे +3, सेकेंड मोस्ट कॉमन बोलेंगे आप +4। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखवा रहा हूं। पहला प्रोएक्टियम, इसको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टियम या प्रोएक्टिनियम। दूसरा यूरेनियम, तीसरा नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम। मैं एक बार देख लेता हूं, वैसे मेरे ख्याल से सही लिखा है मैंने। नेपट्यूनियम पहले आएगा, देन आपका प्लूटोनियम और फिर अमेरिसियम, ठीक है। प्रोएक्टियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, ये लोग +4 ये लोग +3 और +4 तो शो करते ही हैं। मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, +3, +4, +5। यूरेनियम +3, +4, +5, +6। नेपट्यूनियम +3, +4, +5, +6, +7। प्लूटोनियम +3, +4, +5, +6, +7। अमेरिसियम +3, +4, +5 एंड +6। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रियल में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में? यूरेनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम नहीं, प्रोएक्टियम। प्रोएक्टियम इज 91, तो मैं एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं, 91, 92, 93, 94 एंड 95। इसके बाद 96 से लॉरेंसियम 103 तक ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस एंड +3 इज कॉमन। इनफैक्ट कुछ लास्ट के तो +3 ही शो करते हैं, जैसे कि आपका लॉरेंसियम। मतलब आपके आखिरी के सारे एलिमेंट्स +3 शो करते हैं, बस यही कुछ गिने चुने एलिमेंट है जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी मोस्ट कॉमन +3, सेकेंड मोस्ट कॉमन +4। अच्छा, +3 मोस्ट कॉमन क्यों? क्योंकि इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है 96 से 103 तक ये सब भी +3 ही शो करते हैं, बाकी कुछ +4 शो करते हैं। और प्रोएक्टियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम ये +5, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिसियम +6, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम +7 शो करते हैं। यानी वही बात हो गई, आप थोड़ा आगे बढ़े तो प्लूटोनियम तक +7 आया और फिर अमेरिसियम से डिक्रीज होने लग गया, यानी टूवर्ड्स मिडिल ऑफ द सीरीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस रैपिडली।
ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। यहां पर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात भी खत्म होती है। टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक्टेनॉइड्स कंपैरेटिवली इजी है। अच्छा, ये सब चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू करो, एक बार देखो और तुम्हारा काम खत्म। आज तरिया से तासी ओ हो चलो ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सम जनरल प्रॉपर्टीज। कुछ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक टाइप की। पहली प्रॉपर्टी, जैसे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स थे, दे ऑल आर सिल्वर वाइट इन कलर, सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, दे आर सिल्वर वाइट कलर्ड। ठीक है, अच्छा क्योंकि मेटल है तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफी ज्यादा हाई होता है। देखो प्यारे बच्चों, थोरियम एंड अमेरिसियम को छोड़कर, एक्सेप्ट दीज टू ऑल हैव हाई डेंसिटी। बाकी सबकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो थोरियम और अमेरिसियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी सबका साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है और इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अच्छा इन लोगों की लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं 5f ऑर्बिटल इज कंपैरेटिवली अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होने की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे पास में थोरियम +3 है और अगर मेरे पास में एक्टिनियम +3 है, नहीं थोरियम +4 होना चाहिए मेरे पास में, तो देखा जाए तो इनका 5f ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली होता है। सो दे आर कलरलेस एंड दे आर डायमैग्नेटिक। हम लोग जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना यहां पर जरूरी है। रेस्ट ऑल एक्टेनॉइड, लेट से रेस्ट ऑल एक्टेनॉइड एलिमेंट्स आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर 5f ऑर्बिटल। 5f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये लोग कलर्ड भी होते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, कलर क्यों होता है, स्टार बना के लिख लेंगे। कलर क्यों होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। एफ ट्रांजिशन। व्हाट इज एफ ट्रांजिशन? जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि आपका डी ऑर्बिटल टूट जाता है, एक 2 में और एक 3 में, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक उसी तरह आपका एफ ऑर्बिटल भी टूट जाता है। आपका एफ ऑर्बिटल भी 2 पार्ट में टूट जाता है। तो नीचे वाले एफ ऑर्बिटल से ऊपर वाले एफ ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहां से एनर्जी छोड़ के जब वापस नीचे आएगा तो इसको एफ ट्रांजिशन बोलते हैं। ध्यान रखना, यहां पर एफ ट्रांजिशन 5f ऑर्बिटल के अंदर होगा। यानी आपका 5f ऑर्बिटल जो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, यह टूटेगा 2 पार्ट में और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां से वापस से यहां आ जाएगा। तो जो उछल रहा है इलेक्ट्रॉन, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वही यहां पर आपको कलर शो करेगी। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड गाइस, क्योंकि इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, they are good electron donors. We all know that these are metals and they are good electron donors, are strong reducing agent. इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी हो गई इनकी जो आपको याद रखनी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बस लास्ट इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। मे आई कम इन सर?
चलो खुश हो जाओ भाई, एनर्जी बढ़ा लो, खत्म होने वाला है चैप्टर। लास्ट बार डिस्कस करेंगे जो सच में जरूरी है, थोड़ी सी, बाकी सब बकवास है। अच्छा मैं ये इनके यूजेस वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। एंड वो बकवास है, बकवास। हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो गाइस पहली केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मेटल है, सो दीज मेटल्स आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय, these are strongly affected by acids like HCl। और हम लोगों को मालूम ही है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो जब कभी भी आपके ये एक्टेनॉइड एलिमेंट्स, एक्टेनियम एलिमेंट्स को हम AN मान लेते हैं, या क्या माने इनको सालों को, एक्टेनॉइड्स ही लिख लेते चलो। तो जब कभी भी एक्टेनॉइड्स एसिड के साथ कंबाइन होंगे, ये आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके देंगे, सिवाय HNO3 के। हम लोग सब जानते हैं HNO3 एक एक्सेप्शनल एसिड है। ये एसिड क्या करता है, इट क्रिएट्स एन ऑक्साइड लेयर ओवर मेटल, और इस वजह से मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर HNO3 की वजह चढ़ जाएगी, क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से क्या करेगा, ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा और मेटल के ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देगा। जैसे ये एल्यूमिनियम के ऊपर एक काली काली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ये एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोजन से बचाती है। तो ये HNO3 एक्टेनॉइड्स के ऊपर भी एक मेटल की लेयर चढ़ा देगा, और जो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगी। बाकी सारे एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ हॉट एंड बॉइलिंग वाटर, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर, और बॉइलिंग वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या देंगे, या तो आपको ये ऑक्साइड देंगे मेटल ऑक्साइड्स, या तो ये आपको मेटल हाइड्रोक्साइड्स देंगे, डिपेंड करेगा क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड्स। यानी या तो आपको यहां पर MOH3 देखने को मिलेगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका स्टेबल होता है, या आपको यहां पर M2O3 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये अल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, ये इनकी खासियत है। अल्कलीज यानी बेसिस के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। दे आर वेरी रिएक्टिव, ऐसा लिखना चाहिए, दे आर वेरी रिएक्टिव in fine powdered form, in fine powdered form। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जब ये अपने फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, और शायद इसीलिए इनको कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बस गाइज ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, एंड विद दिस हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया फाइनली। अब गाइज लेट्स सी मैं क्या स्टार्ट करता हूं। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। देखते हैं क्या होता है। सो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप ग्रेविटी सर्कल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड सक्सेसफुली एक चैप्टर और खत्म। बाय बाय, जस्ट पढ़ाई करो, मजे लो।